कैसे हो जो? पिछली क्लास में हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा। आज हम समास का दूसरा प्रकार तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। पद की प्रधानता के आधार पे समास के 4 भेद किए थे। वैसे समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन पद की प्रधानता के आधार पे 4 भेद हमने पिछली क्लास के अंदर इसकी चर्चा की, जिसमें पहला पद प्रधान होता है और अवयव होता है वो अव्ययी भाव समास। जिसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास। और जिसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास हमने पढ़ लिया। तत्पुरुष समास, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ। तत्पुरुष समास जो है, यानी तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है? तत्पुरुष, तत्पुरुष है, इसका अर्थ होता है तत् यानी वह, पुरुष पुरुष है यानी पुरुष, वह पुरुष। इसको संस्कृत में सह पुरुष है, सह पुरुष है या वह पुरुष, इसका अर्थ होता है। अर्थ क्या हो गया? वह पुरुष, या संस्कृत में बोलेंगे इसको सह पुरुष है, सह पुरुष है। ऐसा समास जिसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। और ये जो तत्पुरुष समास है इसके द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 6। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? विभक्ति के अनुसार इनका नाम रख दिया। द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, उसके बाद में तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। यानी ये इसके 6 भेद हो गए। द्वितीय तत्पुरुष जिसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इस प्रकार से इसके कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अच्छे से ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास जिसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। ठीक है, अब हम इनको डिटेल अध्ययन करेंगे, इनका एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास। यानी ऐसा समास जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता हो और दूसरा पद प्रधान हो। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता हो और दूसरा पद प्रधान हो। और ये जो द्वितीय विभक्ति है
ये जैसे ही हम समास विग्रह करेंगे उस समय प्रयुक्त करेंगे। जैसे ही हम समास विग्रह करेंगे तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे पहले पद के अंत में। ठीक है, इससे इसको याद रखने के लिए कुछ शब्द हैं, उनको देखते पता चलेगा कि इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उन शब्दों को आपको याद रखना है। कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे किसी भी पद के अंत में, सामासिक पद के अंत में श्रीतय आ जाए, श्रीतय, गतय, गमी, प्राप्तय, आपन्य, पतितम या पतितः, श्रीतः, गतः, गमी, प्राप्तः, आपन्य, पतितः, इस प्रकार के शब्द आ जाएं या इनके जैसे अर्थ वाले शब्द आ जाएं। इनके जैसे अर्थ वाले शब्द आ जाते तो वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वितीय तत्पुरुष। कैसे पहचानेंगे? यदि सामासिक पद के अंत में, सामासिक पद के अंत में श्रीतः, गतः, गमी, प्राप्तः, आपन्य, पतितः, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, पहचान जाओगे। देखो उदाहरण देखो, यथा, अब इसमें समास विग्रह कैसे करेंगे इसको समझना है। यथा कृष्ण श्रीतः, कृष्ण श्रीतः, ये पूरा सामासिक पद है। इस सामासिक पद का हम क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। और समास विग्रह करते समय अव्ययी भाव समास के अंदर हमने क्या किया था? दूसरे पद को पहले लेकर के आए थे, विभक्ति सहित लिखा, और इसमें उल्टा होगा क्योंकि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहले पद को यथावत लिखेंगे विभक्ति सहित। ठीक है, यानी जैसे हमारे पास में ये आ गया कृष्ण श्रीतः, इसमें देखते ही हमें पता चल गया लास्ट में क्या जुड़ा है? श्रीतः। इसका मतलब कौन सा समास हो रहा है? द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो रहा है? द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास है तो इसका जो पहला पद है उस पहले पद के अंत में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय। कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय। जो कृष्ण शब्द है इसके अंदर हम क्या लगा देंगे? द्वितीय विभक्ति, और ये बन जाएगा कृष्णम। ठीक है, अब समास विग्रह करोगे। समास विग्रह करते समय दोनों पदों को अलग अलग करना पड़ेगा, तो दोनों पदों को अलग अलग कर दो। विभक्ति लगा दिए, पहले पद के अंत में कृष्णम बन गया और श्रीतः। ठीक है, कृष्णम श्रीतः। इस श्रीतः का अर्थ क्या होता है? यानी आश्रित। श्रीतः यानी आश्रित। इनके सबके अर्थ एक बार देख लो। गतः, गतः मीन्स क्या होता है? गया हुआ, गया हुआ। गमी मीन्स भी होता है जा चुका है, गया हुआ के लिए, गया हुआ। प्राप्त है यानी प्राप्त करना। ठीक है, आपन्य मीन्स भी क्या होता है? प्राप्त करना। और पतित मीन्स क्या होता है? गिरना। पतित मीन्स गिरना होता है। ठीक है, इनको मैं मिटा देता हूं। ये जो लिखे थे ना पहचान के लिए शब्द, इनको मैं मिटा देता हूं। अब देखो इसके उदाहरण। पहला उदाहरण समझ में आ गया? कृष्णम प्लस श्रीतः। इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे?
क्योंकि द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय तत्पुरुष है। इस द्वितीय तत्पुरुष में यानी द्वितीय विभक्ति होगी, और द्वितीय विभक्ति का पहचान चिन्ह क्या होता है हिंदी में? को। क्या पहचान चिन्ह होता है? को। तो इसको लिखेंगे कृष्ण को आश्रित। वैसे हिंदी में अर्थ इसका हो सकता है कि कृष्ण पर आश्रित, ठीक है, पर पहचान चिन्ह इसका कोई होता है, शुद्ध रूप में लिखेंगे तो को होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो उदाहरण, राम श्रित है, पहले पद के अंत में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, राम का रामम बन गया, और श्रीते को ऐसे कैसे लिख देंगे? रामम श्रीते है, राम को आश्रित, राम को आश्रित, ठीक है। ये क्या है? समास विग्रह। क्या कर रहे हैं? समास विग्रह। तो इसको क्या कहेंगे? ये जो है ना, इसे क्या कहेंगे? समस्त पद या सामासिक पद, सामासिक पद। और ये क्या हो गया हिंदी में? हिंदी में, ठीक है, समास विग्रह किसमें हो गया? हिंदी में, और ये समास विग्रह हो गया संस्कृत में। दूसरा देखो, इसके बाद में क्या लिखा है था? गतः, जैसे ग्राम गतः, ग्राम गतः, गतः आ गया, द्वितीय तत्पुरुष हो रहा है, तो पहले पद के अंत में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, ग्राम का बन जाएगा ग्रामम, और आगे लिख देंगे गतः। अर्थ क्या होगा? गांव को दया, गांव को दया। वन गतः, वन को, पहले इसका संस्कृत में समास विग्रह करेंगे, वनम गतः, वन को गया, ठीक है। गतः के स्थान पे आगतः इसी का सिमिलर होता है। गतः मीन्स गया हुआ, और आगतः मीन्स आया हुआ, यानी उसके भी अंत में तो गतः ही आ रहा है ना, लेकिन यहां पे देखो आगतः आया हुआ, जैसे ग्रहम, ग्रह, ग्रह, ग्रहागतः, ग्रहागतः। पहले पद के अंत में क्या आ गया? ग्रह, और दूसरे पद में, सॉरी गलत हो गया, आ भी लिख दिया और गतः भी लिख दिया, आ की मात्रा भी लगा दी, और ये देखो इस प्रकार से बनेगा। यहां पे हो गया गृह प्लस आगतः, इन दोनों को जोड़ करके लिखा है एक साथ, गृह प्लस आगतः, तो ग्रहागतः हो गया है ना। पहले पद के अंत में लगा देंगे द्वितीय विभक्ति ग्रहम आगतः, ये उसी का सिमिलर है, वैसे तो अपोजिट हो गया, गतः मीन्स गया हुआ, और आगतः यानी आया हुआ। आगतः आ जाए तो भी वही होगा, लास्ट वाला देखो गतः, ठीक है। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, ये बन जाएगा ग्रहम, घर को, हिंदी में घर को आया, घर को आया, ठीक है। और देखो पतिते, पतिते से संबंधित देखो, नरक पतिते, पतिते मीन्स क्या होता है? पतिते का अर्थ क्या होता है? पतिते मीन्स गिरना, पतिते मीन्स क्या होता है? गिरना। नरक पतिते है, इस नरक में क्या लगा देंगे? द्वितीय विभक्ति, ये बन जाएगा नरकम पतिते है,
नरकम पतिते, यानी नरक को गिरा हुआ, नरक को गिरा या नरक में गया ना, नरक को गिरा। ओके, इसी प्रकार से आ जाता है स्वर्ग, इनको मैं मिटा देता हूं, नोट कर लो। पतिते के देखो, पतिते के तो हो गए ना, एक और उदाहरण देख लो, स्वर्ग पतिते, इसकी जगह दूसरा लिखो उदाहरण, कूप पतिते, कूप पतिते, कूप पतिते, आगे पतिते आ गया, पतिते में के साथ में द्वितीय विभक्ति होगी, यानी पहला जो पद है उसमें द्वितीय विभक्ति लगा देंगे और ये बन जाएगा कूपम पतिते, कूपम पतिते। अर्थ क्या हो गया? हाँ, कुएं में, कूपम मीन्स कुएं, है ना, कुएं को गिरा ऐसे। लेकिन ये क्या गलत माना जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे? को के स्थान पे क्या लिखेंगे? में, कुएं में। लेकिन ध्यान रहे, कुएं में गिरा, गिरने के भाव में द्वितीय विभक्ति आएगी, गिरने के भाव में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो कौन सा समास होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, कभी सप्तमी तत्पुरुष कर दो कि कुएं में पहचान चिन्ह किसका होता है? सप्तमी का, लेकिन ये गिनना है ना, इसके अकॉर्डिंग द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। हिंदी में भी ध्यान रखना इसका, ठीक है। और देखो अतीते का, देखो कालातीते है, कालातीते है, काल प्लस अतीते है, काल में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, कालम अतीत है। ठीक है, यानी कालम अतीत है। अतीत मीन्स क्या होता है? बीता हुआ, अतीत मीन्स बीता हुआ, कालम अतीत यानी समय या काल बीता हुआ, काल बीता हुआ या बीता हुआ काल। इसको ऐसे न लिख करके क्या लिखेंगे? बीता हुआ काल, बीता हुआ काल। ठीक है, और कौन सा रह गया? आपन्ने का देखो, दुख दुखापन्ने, दुख प्लस आपन्ने, दुखापन्ने हो गया, दीर्घ स्वर संधि होगी। दुख का द्वितीय विभक्ति का रूप बनेगा दुखम, और आगे है आपन्ने। आपन्ने मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना, यानी दुख को प्राप्त करना या दुखों से घिरना, दुख को प्राप्त करना या पाना। चलो पाना लिख लो, दुख को पाना, दुख पाना। ठीक है, इसी प्रकार से हो सकता है सुखापन्ने, सुख प्लस सुखम प्लस आपन्ने, सुखम और आपन्ने, सुख को प्राप्त या सुख को पाना, सुख को पाना। ठीक है, प्राप्त है, प्राप्त है का भी लिख लो, इसी प्रकार से प्राप्त है का बन जाएगा
धन प्राप्त है, धन प्राप्त है। धन का बन जाएगा द्वितीय विभक्ति का रूप धनम, और प्राप्त का प्राप्त है, धनम प्राप्त है, यानी धन पाना, धन को पाना या प्राप्त करना, धन को पाना। ठीक है, ऐसे ही सुख के साथ में भी हो सकता है, सुख प्राप्त है, बन जाएगा सुखम प्राप्त है। और यहां पे हो जाएगा सुख को पाना। ठीक है, उतार लो। द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। अब हम पढ़ेंगे तृतीय तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ेंगे? तृतीय तत्पुरुष समास। जिस प्रकार से द्वितीय तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए कुछ शब्द हमने लिखे, ऐसे ही तृतीय तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए भी हमें कुछ शब्द याद रखने पड़ेंगे। कौन सा समास पढ़ेंगे? तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास। लिखो इसमें, इसके जो पहचानने वाले शब्द हैं सीधा सीधा लिख लो। कौन कौन से शब्द आएंगे जिनसे हम देख करके बता सकते हैं कि इसमें तृतीय तत्पुरुष समास होगा? जैसे पूर्वम, समम, सदर्शम, कलहम, निपुणे, भिन्ने, पूर्वम, समम, सदर्शम, कलहम, निपुणे और भिन्ने। या इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते कोई दूसरे शब्द आ जाते हैं तो उनको देखते ही हम बता देंगे कि इसके अंदर तृतीय तत्पुरुष समास है। एक इसके अतिरिक्त होता है ऊन, यानी कम के लिए ऊन आ जाए या फिर न्यून आ जाए, ये ऊन कम के लिए होता है। ठीक है, एक होता है मिश्र, एक होता है मिश्र है। इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो तृतीय तत्पुरुष समास होता है। देखो इसके भी उदाहरण देखते हैं। यथा मास पूर्व, मास पूर्वम, इस प्रकार से भी आ सकता है और इसके स्थान पे ऐसे भी आ सकता है, मास पूर्व है। ठीक है, विसर्ग भी हो सकता है और मैं का अनुस्वार भी होता है। दोनों पोजीशन में आपको वही करना है। पहले पद के अंत में तृतीय विभक्ति लगा दो, मास के मास में मासेन हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो मास का क्या बन जाएगा? मासेन। और पूर्व है उसका पूर्व ही रहेगा। ध्यान रहे, इस समास में तत्पुरुष समास के अंदर जो दूसरा पद होता है उसके अंदर जो विभक्ति आती है वही विभक्ति आपको रखनी होती है। उसके साथ में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। पहला जो पद है उसमें आपको विभक्ति लगानी है इन शब्दों को देख करके। द्वितीय तत्पुरुष है तो द्वितीय विभक्ति लगा दो, तृतीय तत्पुरुष है तो तृतीय विभक्ति लगा दो, चतुर्थी तत्पुरुष हो तो चतुर्थी विभक्ति लगानी है। इस प्रकार से आपको सप्तमी विभक्ति तक लगाना है। ठीक है, मासेन पूर्व है, या यहाँ पे पूर्वम आ जाए तो फिर यहाँ पे मासेन पूर्वम आ जाएगा। क्लियर है? और देखो वर्ष के साथ में आ जाए ऐसे ही
वर्ष पूर्वम, यहाँ पे ये वाला उदाहरण भी मैं लिखवा देता हूं। तो आपको क्या करना है, वर्षेण पूर्वम। अब यहाँ पे न था, यहाँ पे अणय हो गया। इसके लिए आपको बता रखा है जिन जिन शब्दों के बीच में क्या आ जाए, ऋषि आ जाए, रे आ जाए, षटकोण वाला आ जाए, अक्षर क्षत्रिय वाला आ जाए, ठीक है, तो उनमें न के स्थान पे न बन जाता है। तो यहाँ पे वर्षेण पूर्वम हो गया, मात्र सदर्शम, मात्र सदर्शम, सदर्शम यानी उसके जैसा या उसकी जैसी। ये समम और सदर्शम दोनों का अर्थ होता है उसके जैसा या उसके समान। पूर्वम का अर्थ क्या होता है, पहले, और कलम मीन्स क्या होता है, ये तो जानते हो तुम सब, खूब करते हो, है ना, झगड़ा, निपुण यानी पारंगत होना, सक्षम होना, है ना। और भिन्न मीन्स क्या होता है, अलग होना। वैसे अलग होने का भाव पंचमी विभक्ति में भी होता है, ठीक है, लेकिन भिन्न के साथ में तृतीय तत्पुरुष होता है। ऊन या न्यून मीन्स होता है कमी होना, और मिश्र मीन्स होता है, मिश्र मीन्स मिला हुआ, मिला हुआ, ठीक है। ये था समास विग्रह, इनको मैं मिटा देता हूं, इनको मैं मिटा देता हूं यहां से। देखो, मास पूर्वम ये क्या हो गया, सामासिक पद, सामासिक पद, सामाजिक पद कर देना, सामासिक पद, ये क्या हो गया, समास विग्रह इसमें संस्कृत में, और यहां पे समास विग्रह कर लिख देता हूं हिंदी में भी, ठीक है। मासेन पूर्व यानी महीने पहले से, महीने पहले से। वर्षेण पूर्वम का अर्थ हो गया वर्ष भर पहले से, वर्ष पहले से। अच्छा, मात्र सदर्शम का देखो, यहाँ पे मात्र जो शब्द है इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मात्रेण, और सदर्शम को ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, माता के समान या माता के जैसी, है ना, माता की जैसी या माता के समान, ऐसे ही आ जाए। पितृ सदर्शम, या इसके साथ में समम वाला देख लो, पितृ समम, ठीक है, क्या आएगा, तृतीय विभक्ति में पितृ शब्द क्या बनेगा, पितृण, पितृण समम। अब यहां पे सदर्शम मत कर देना, समम लिखा है तो समम ही लिखना पड़ेगा, सदर्शम है तो सदर्शम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अर्थ दोनों का एक ही होगा, पिता के समान या पिता के तुल्य, ओके। समम सदर्शम दोनों का हो गया। अब भिन्न से देखो, जैसे आ जाए नख भिन्न, नख भिन्न, नख मीन्स क्या होता है, नाखून, और भिन्न यानी अलग, है ना। तो ये जो नाखून है इसको हम बहुवचन रूप में लिखेंगे, और इसको लिखेंगे नख है भिन्न, नख है भिन्न, ठीक है, यानी नाखूनों से अलग, नाखून रहित कर देंगे ना, नाखून रहित। और देखो मिश्र, जैसे
गुड़ मिश्र, गुड़ मिश्र। गुड़ को तृतीय विभक्ति में लेके जाएंगे तो बन जाएगा गुड़ेन, गुड़ेन न, गुड़ेन मिश्र, गुड़ेन मिश्र, यानी गुड़ मिला हुआ, गुड़ मिश्र। ठीक है, गुड़ मिला हुआ। ओके, समझ में आ गया? क्या रह गया? सदर्शन का हो गया, मिश्र का हो गया, निपुण का क्या रह गया? इने। हाँ, इन का रह गया, देखो कर्म इने हो जाएगा, कर्मेण इने, कर्मेण इने, कर्म से रहित, कर्म से रहित। ठीक है, ये जो निपुण होता है इसके अंदर सप्तमी विभक्ति भी प्रयुक्त होती है और तृतीया भी प्रयुक्त होती है। समय समाप्त हो गया, इनको उतार लो। नेक्स्ट में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऊनम का रह गया एक उदाहरण, ऊनम का भी उदाहरण। मासून, मासूनम यानी मासेन ऊनम।